नमस्कार साथियों, आज हम लोग घटना सार की आर्थिकी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल और अन्य जो संक्षिप्तियाँ होती हैं उसको कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज आर्थिक घटनाओं से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जो कि जारी की गई है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दूध, अंडा, मांस, ऊन का उत्पादन कितना कितना हुआ है या कौन सा राज्य टॉप पर है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 2022-23 के दौरान दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 15.72% और सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर आता है राजस्थान का। कुल अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, लेकिन अंडा उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उत्पादक टोटल उत्पादन पूछा है, वृद्धि दर पूछा है। अब देखिए कुल मांस उत्पादन, तो कुल मांस उत्पादन में 12.20% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मांस उत्पादक राज्य है, लेकिन मांस उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है सिक्किम। तो ये भी ध्यान रखना है। कुल ऊन उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और एक चीज़, पिछले 5 वर्षों की तुलना में ऊन उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट। इसको धन प्रेषण रिपोर्ट और रेमिटेंस भी बोलते हैं, यानी कि भारत के बाहर जो भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं वो वहाँ से जो पैसा भारत को भेजते हैं उससे संबंधित ये रिपोर्ट है, उसी को बोलते हैं धन प्रेषण या फिर रेमिटेंस। तो इस मामले में भारत को अभी 125 अरब डॉलर की राशि भारत को भेजी गई है प्रवासी भारतीयों के द्वारा, और इस मामले में भारत शीर्ष पर है। मतलब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में भारत टॉप पर है, और ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है हमें। भारत के बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पे आता है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है। उसके बाद में चीन आता है, फिर फिलीपींस है और उसके बाद में मिस्र का स्थान है। भारत को सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्राप्त होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और इस रिपोर्ट की थीम है मेकिंग आवर फ्यूचर, इसके नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में एक तो ये बताया है कि वर्ष 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, और ये आय जो है अब हो गई है $2389। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2004 से 2019 के बीच जो निर्धनता अनुपात है वो घटकर 10% रह गया है। 40% से घटकर 10% हो गया है, और देश में बहुआयामी निर्धनता 25% से घटकर 15% रह गई है। और इसके अलावा देखिए लीड्स रिपोर्ट है एक, लीड्स सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष बना अचीवर प्रदेश। तो इसका मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस। ये रिपोर्ट जारी की गई है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के ओर से। तो इस रिपोर्ट में यूपी को लैंड लॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए है क्या, इस रिपोर्ट में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी हैं? तटीय श्रेणी यानी कि कोस्टल, फिर है लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट, और उसके अलावा है संघ शासित राज्य। और इन 4 श्रेणियों में भी
3 श्रेणियां हैं जिनमें टॉप पर होती है अचीवर्स, दूसरे नंबर पर रहती है फास्ट और तीसरे नंबर पर होता है एस्पायर्स। तो कोस्टल श्रेणी में जो टॉप पर राज्य है यानी कि जो अचीवर्स श्रेणी में शामिल है वो है आंध्र प्रदेश। लैंडलॉक में अचीवर श्रेणी में शामिल है उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में अचीवर्स में शामिल है असम और संघ शासित श्रेणियों में टॉप पर है यानी कि अचीवर्स में है चंडीगढ़। तो ये जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा ये बता देते हैं कि रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण यानी कि जो उर्वरक यूज किए जाते हैं उनके लिए सब्सिडी का निर्धारण किया गया है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें ये कि जितने भी जो रासायनिक उर्वरक हैं उनमें यूरिया का जो मूल्य है वो सरकार निर्धारित करती है। इसके अलावा जो अन्य न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइज़र्स हैं उनका मूल्य निर्धारित करती हैं कंपनियां। ये इम्पोर्टेंट है। वो अलग बात है कि सरकार इस मूल्य पर नज़र रखती है जिससे कि किसानों को कोई हानि ना हो, लेकिन वो मूल्य निर्धारण कंपनियां करती हैं और यूरिया का मूल्य निर्धारण करती है सरकार। नेक्स्ट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है। तो पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इस रिपोर्ट में FATF ने कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया इन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है और बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। FATF के द्वारा जो कुछ लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि FATF का देखिए ग्रे लिस्ट में कौन से देश आते हैं, किस आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है। जैसे कि बहुत सारे देश हैं तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करेंगे, आतंकवाद के लिए वित्त पोषण ना होने दें। तो इन सारे मानकों पर जो खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें चेतावनी देने के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो देश चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानते हैं फिर उन देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं और बुल्गारिया को भी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है ये। और किसको निकाला गया है तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को हटा दिया गया है वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस में FATF मुख्यालय में ये जो है बैठक हुई थी यहाँ पर, और FATF ने अपने 40वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत किया। इंडोनेशिया को 40वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और 2022 से रूस को जो है इसकी सदस्यता जो है ख़त्म कर दी गई, निलंबित है इसकी सदस्यता रूस की। ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा और दमिश्क सबसे सस्ता शहर। तो देखिए ज्यूरिख केवल अकेला ज्यूरिख नहीं है, ज्यूरिख के साथ में सिंगापुर भी है। तो पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख महंगाई के मामले में एक साथ टॉप पर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों एक साथ टॉप पर है। इनका स्कोर 104 है, फर्स्ट रैंक है टॉप पर इसके मामले में, महंगाई के मामले में। दुनिया का सबसे सस्ता शहर है दमिश्क, जो कि सीरिया का है। ये सबसे सस्ता शहर है। भारत की हम बात करें अगर, तो भारत में सबसे सस्ता शहर अहमदाबाद है जिसकी रैंक 166 है, और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है जिसकी रैंक 150 है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बोलीविया में। तो रूस के एक परमाणु ऊर्जा निगम, एक कंपनी है जिसका नाम है रोसाटोम, इसने बोलीविया के एल एल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत उल्का में एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित किया है। तो ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर परमाणु सुविधा वाला केंद्र बन गया है। तो ध्यान रखेंगे किसने स्थापित किया है, रूस ने। कहाँ पर किया है, बोलीविया में। तो ये ध्यान रखना है। रेलवे से जुड़ी हुई दो कंपनियां हैं, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अब इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद में नवरत्न कंपनियों की टोटल संख्या हो गई है 16। तो राइट्स जो है ये परिवहन क्षेत्र की कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई है, और ये भी रेलवे निर्माण के कार्यों को देखती है, इरकॉन भी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022। तो अभी ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा।
इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर में जो पेटेंट किए जाते हैं तो उन पेटेंट में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पेटेंट बढ़ोतरी वाले देशों में टॉप पर है चीन, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। तो मतलब चीन में सबसे ज़्यादा पेटेंट करने वालों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर देखिए कि चीन में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है बाकी देशों के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम 2021 से 2022 में कंपैरिजन करें तो चीन में जो पेटेंट आवेदन की दर है उसमें कमी आई है, जबकि भारत के निवासियों के द्वारा पेटेंट आवेदनों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटेंट आवेदन या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चीन के द्वारा जो पेटेंट आवेदन किए गए हैं उनमें कमी आई है और भारत द्वारा जो पेटेंट आवेदन किए गए हैं उनमें वृद्धि हुई है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। तो ये जर्नलिस्टिक ऑर्ग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में तीसरे स्थान पर है भारत, और वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है वाइजूज। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर है अमेरिका। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका की हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूनिकॉर्न के मामले में चीन। और एक चीज़ आपको पता होगा कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। $1 बिलियन से जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। एक टर्म और होता है सूनिकॉर्न। तो सूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहा जाता है जो यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं, मतलब जिनकी कीमत $1 बिलियन होने वाली होती है, जो यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं, ऐसे सूनिकॉर्न को सूनिकॉर्न कहा जाता है जो यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है? 417 गीगावाट। तो देखिए विद्युत का जो उत्पादन होता है अलग अलग क्षेत्र के द्वारा होता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन से, जल विद्युत से, नाभिकीय विद्युत से और नवीकरणीय ऊर्जा से। तो जल विद्युत के उत्पादन में जो सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है वो जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन से सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको क्रम से भी याद रख सकते हैं। नंबर 1 पर है जीवाश्म ईंधन, दूसरे नंबर पे जल विद्युत, तीसरे नंबर पर नाभिकीय विद्युत, उसके बाद नवीकरणीय विद्युत। तो क्रम है ये, तो क्रम भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके अलावा तो देखिए एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडिया में जो परोपकारी लोग हैं, जो दान देते हैं बहुत सारा, उनमें कौन टॉप पर है। तो HCL टैग के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार जो है इसमें टॉप पर हैं। उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। और विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेम जी दूसरे नंबर पे हैं। वैसे अजीज प्रेम जी हमेशा पहले नंबर पर रहते थे, तो इस बार जो है दूसरे नंबर पर हैं अजीज प्रेम जी। और इस सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी हैं निखिल कामत, का भी नाम शामिल है। और इसमें नए प्रवेशकर्ता जो परोपकारी हैं वो हैं के दिनेश। तो ये पहली बार इसमें इस सूची में शामिल हुए हैं। और अगर इन परोपकारियों में हम महिलाओं में देखें तो रोहिणी नीलेकड़ी महिलाओं में टॉप पर हैं। इस सूची में टॉप 50 भारतीय दानवीरों में 7 महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा परोपकारी हैं मुंबई से। तो मतलब मुंबई जो है भारत की परोपकारी राजधानी है। इसके बाद में नई दिल्ली और बेंगलुरु का नंबर आता है। नेक्स्ट है जून 2023 तक भारत पर कितना विदेशी ऋण था। तो देख लीजिए जून 2023 तक भारत पर जो है 629.1 अरब डॉलर का ऋण था। और जिनमें से अगर मुद्राओं के रूप में देखें हम तो डॉलर के मामले में सबसे बड़ा हिस्सा जो टोटल विदेशी ऋण है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा है डॉलर का। उसके बाद रुपए, फिर SDR। तो डॉलर वाला ध्यान रखेंगे आप। और नेक्स्ट है एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी दी गई है। ये खैर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। 2022 में देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार देश में खाद्यान्नों का जो उत्पादन
रिकॉर्ड हुआ इस बार कितना है 329.69 मिलियन टन। ठीक, ये टोटल उत्पादन है खाद्यान्न का। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए कपास का उत्पादन, 33.66 मिलियन गांठ रहा है। तो कपास का उत्पादन जो गांठों के हिसाब से देखा जाता है, ना कि किलोग्राम के हिसाब से। तो अब ये याद रखेंगे इसमें कि प्रत्येक गांठ जो है वो 170 किलोग्राम की होती है। दूसरे नंबर पर जूट और मेस्ता है, तो इनका भी उत्पादन गांठों के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पर एक गांठ 180 किलोग्राम की होती है। इसके अलावा किसका कितना है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आपका एग्जाम में रखा हुआ है क्वेश्चन। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया गया है। तो अभी एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से यात्रा करने के लिए ये शुरू किया गया है नया सिस्टम आरआरटीएस। तो दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच इसको शुरू किया गया है, साहिबाबाद से इसको शुरू किया गया है अभी मोदी जी के द्वारा। इसका नाम रखा गया है नमो भारत, और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रूट पर ये चलेगी। 2025 में इसको जो है मतलब शुरुआत हो जाएगी। और विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य जो है वो बस 2275 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल कटने से पहले जारी किया जाता है या फसल कटने के बाद जारी किया जाता है। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि। तो देखिए सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, और जो बढ़कर कितनी हो गई है 37% हो गई है। महिलाओं की जो भागीदारी है वो इतनी हो गई है। और इसके अलावा विदेशी व्यापार के देखिए आंकड़े जारी किए गए हैं अभी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए निर्यात में भी गिरावट हुई है, आयात में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें बस ज़्यादा और कुछ है नहीं, बस यही है। अब देख लेते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिडबी और जोकाटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक जारी किया जिसका नाम है संपूर्ण। तो संपूर्ण एक इंडेक्स है जो कि जोकाटा ने सिडबी के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्च किसने किया है, जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर। किससे संबंधित है ये, तो एमएसएमई आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। तो छोटे और मझोले उद्योग होते हैं उनकी स्थिति को ये बताएगा, इसलिए ये रिपोर्ट मतलब इसलिए सूचकांक लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। ये जर्मनी और आयरलैंड के द्वारा जारी की जाती है। 125 देशों में भारत की रैंक 111 है। तो भारत का की जो रैंक है इसमें इस बार बहुत ख़राब दर्शाई गई है, और सबसे लास्ट पर है इसमें सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक देश जो है वो 125वें नंबर पर है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें केवल अफ़गानिस्तान की ही स्थिति भारत से ख़राब है, बाकी भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सबसे ख़राब भारत की स्थिति जो है बताई गई है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है इसमें, ये रिपोर्ट जब जारी की जाती है तो कई सारी स्थितियाँ इसमें जारी की जाती हैं। तो भारत जो है सीरियस स्थिति वाले देशों में भारत को माना गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़ और भी है कि इस रिपोर्ट पर जो है भारत सरकार के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। तो इसमें ये कहा गया था कि 4 संकेतकों में से 3 संकेतक जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं केवल उन्हीं को प्रयोग में लाया गया, इसलिए ये पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य को नहीं बताते हैं, और जो भारत की छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया है, इसलिए भारत सरकार की ओर से इसके लिए आपत्ति दर्ज की गई थी। फिर देखिए कांतार ब्रांड रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है, और दूसरे नंबर पर है HDFC बैंक, तीसरे नंबर पर इन्फोसिस। तो याद रखना है किसके द्वारा है, कांतार रिपोर्ट के अनुसार।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। तो गरीबों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध इसके तहत कराया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये योजना शुरू कब हुई थी। तो ध्यान होगा आपको, कोरोना काल में इसको जो शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है साब, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो साब जो है स्वीडन की एक रक्षा फर्म है, 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। फिर है वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता भारत को दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत जो है ग्रहण करेगा। और भारत देखिए दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022, तो ये कई सारे लोगों को दिया गया है। इसमें से आप ये वाला ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। अगिलन मुथुमनिकम, तो ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया है राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फ्रेजर नाम की नदी किस देश में बहती है। वैसे मैंने जो है अपने मैपिंग वाले वीडियो में सारा बताया है, तो आप मैपिंग वाला वीडियो देखें ज्योग्राफी वाला, तो वहाँ आपको पता लगेगा। तो बताएं आप नीचे फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर नदी। तो 165 देशों की आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। तो और इस सूचकांक में भारत की रैंक 165 देशों में 87 है। पिछले साल 86 थी, इस बार भारत की रैंक है 87। और इस रिपोर्ट में टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर की रैंक है फर्स्ट, तो टॉप पर है सिंगापुर। और सबसे लास्ट में है वेनेजुएला। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं वेनेजुएला किस महाद्वीप में है और वेनेजुएला की राजधानी क्या है। अब देखिए एक एसोसिएशन है कोयला से संबंधित, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। इसका अब नाम चेंज करके कर दिया गया है फ्यूचर कोल। बस इतना आप याद रखें। ये जो है कोयला मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाने के उद्देश्य से इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया है। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। विश्व कोयला संघ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और ये लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी इसकी सदस्य है। ये वैश्विक कोयला उद्योग को प्रतिनिधित्व करता है और इसके सीईओ कौन है? मिशेल मनूक। नेक्स्ट है पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा। तो ब्रॉडबैंड सेवा दी जाएगी सैटेलाइट आधारित, जो कि दी जाएगी रिलायंस जियो के द्वारा। इसके तहत हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों में भी हो जाएगी और इस सेवा का नाम रखा गया है जियो स्पेस फाइबर। तो रिलायंस जियो के द्वारा ये शुरू की जा रही है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा। भारत का पहला रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत की गई, ये हमने क्रॉनिकल में भी पढ़ा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन ऑयल के द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। कहाँ पर? पारादीप और पानीपत रिफाइनरी में इंडियन ऑयल की ये रिफाइनरी हैं, इनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। रेफरेंस गैसोलीन और रेफरेंस डीजल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शुद्ध ईंधन माने जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट है ये REC लिमिटेड, इसको एसोचैम के द्वारा समावेशन और विविधता में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो है विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है जिसको विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया गया है। बस यही ध्यान रखना है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर है अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसमें ये बताया है कि भारत में इस अवधि में 2022 में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, जो कि 2021 में प्राप्त किए गए 55 अरब डॉलर की तुलना में 11% कम है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस बार जो है विदेशी निवेश में
कमी आई है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिपोर्ट में भारत ग्रीन फील्ड परियोजनाओं घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है। आप नीचे दो तरह की परियोजनाएं होती हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पूरी तरीके से नई तरह से प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पहले से स्थापित होते हैं, उनमें निवेश करके कुछ और बढ़ाया जा रहा है या उसमें कुछ किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा रहा है, तो उनको ब्राउन फील्ड कहते हैं। मतलब ग्रीन फील्ड बिल्कुल नई तरह से स्थापित होगी और ब्राउन फील्ड पहले से स्थापित होगी, तो ये अंतर होता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें, और देखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई अंतर प्रवाह, एफडीआई सबसे ज़्यादा जिस देश में आया है वो है टॉप पर अमेरिका। भारत की रैंक है इस मामले में 8, ठीक है। तो भारत 8वें नंबर पर है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में। और एफडीआई बाह्य प्रवाह, जब किसी देश से बाहर जो एफडीआई गया है उस मामले में भी टॉप पर अमेरिका ही है, लेकिन यहाँ पर भारत की रैंक है 20। फिर है नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ये बताया गया है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। तो गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। और दूसरी चीज़, बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी आई है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है। तो बहुआयामी गरीबी इस समय बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वो है बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी है और भारत उत्तर प्रदेश इस मामले में चौथे नंबर पर है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि बहुआयामी गरीबी को जांचने के लिए जो सूचकांक हैं वो इस पर आधारित होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो निर्यात प्रदर्शन भारत का कैसा रहा है, कौन कौन से राज्य टॉप पे रहे हैं, इसमें ये बताया गया है। तो राज्यों का प्रदर्शन में देखें हम, टॉप जो प्रदर्शन करता है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है निर्यात के मामले में। नेक्स्ट है पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है उत्तराखंड, लैंडलॉक राज्यों में है हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों में है या फिर छोटे राज्यों में है गोवा। और अगर हम ज़िले में देखें तो इसमें बताया कि निर्यात के दृष्टिकोण से गुजरात का जामनगर ज़िला देश का शीर्ष ज़िला बना हुआ है। तो बस यही है इसमें। और रैंक इसमें निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वें नंबर पर है। और एक चीज़ और भी देखनी है, इस रिपोर्ट को जारी करते हुए नीति आयोग के द्वारा 4 स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। नीति स्तंभ, बिजनेस इकोसिस्टम वहाँ पर कैसा है, निर्यात करने की पारिस्थितिकी वहाँ पर कैसी है, और नेक्स्ट है निर्यात का प्रदर्शन। तो इन सारे सूचकांक के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है। तो आवास और वित्त क्षेत्र की निजी कंपनियाँ हैं एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का अपने ही बैंक में, जो इसी की एक सहभागी बैंक है, उसमें विलय हो गया है। एचडीएफसी बैंक में इसका विलय हो गया है। तो बस यही था। और देखिए इस विलय के बाद, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा इसमें, इस विलय के बाद बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से, एचडीएफसी बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और तीसरी कंपनी है टीसीएस, ठीक है। तो बाजार पूंजीकरण के मामले में टॉप पर कौन सी है, रिलायंस, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी। और एक चीज़ अभी हमने पीछे टीसीएस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या है, वो है कांतार ब्रांड रिपोर्ट। अगर कांतार ब्रांड रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इस मामले में टॉप पर है टीसीएस। देखिए अभी हम दिखा देते हैं आपको, पीछे देखा था, ये है कांतार ब्रांड रिपोर्ट।
जो कि उस विलय के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो ये कांतार ब्रांड रिपोर्ट पूछा जाएगा तो TCS टॉप पर है, सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड इसको घोषित किया गया है। तो ये था घटनासार का आर्थिकी। ठीक है, आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में खेल वाला रह गया है बस, उसके बाद घटनासार पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में खेल वाला लेकर आएंगे हम, खेल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।